आज साल का सबसे बड़ा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। कई शहरों में ये दिखना भी शुरू हो चुका है। 8:17 में दिल्ली में ये दिखाई दे रहा है और 10:57 तक ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस ग्रहण को नाम दिया है रिंग ऑफ फायर, यानी कि दहकते अंगारों की रिंग की तरह ये सूरज इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि चंद्रमा का साया इस पर पड़ चुका है। 2019 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक मान्यताएं भी हैं इसको लेकर। अलग अलग शहरों में इसका समय अलग अलग है, लेकिन देश के कोने कोने में ये इस वक्त दिख रहा है। हालांकि कई जगह पर बादल हैं जिसकी वजह से लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इसे खुली आंखों से, यानी कि जो चश्मे हैं उसको देख करके सूर्य को देखना चाहिए। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, यानी कि काफी हद तक चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका नजर आ रहा है और खुली आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। जो लोग बाहर हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हैं, मुंबई से दिवाकर हैं और अहमदाबाद से हैं जनक दवे। सबसे पहले हम चलते हैं अहमदाबाद जनक दवे के पास। जनक, अहमदाबाद से इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, दिल्ली में तो आसमान साफ नहीं दिख रहा, लेकिन अहमदाबाद में आसमान साफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो छात्र हैं वो खास तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं और जो सूर्य ग्रहण है इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जिसको कहें, हमने 2009 में देखा था, 2015 में देखा, लेकिन इस बार खास ये इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला है। यहाँ पर कई स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए ये देखने के लिए प्रबंध किया गया है। बड़े टेलीस्कोप है, हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप जिसको हम कह सकते हैं, उसमें आप ये देखिए स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। उनसे हम पूछते हैं, क्या नाम बेटा आपका? नित्या। नित्या, क्या देखा अभी आपने? आधा सन। तो क्या अब तक क्या पढ़ा था सूर्य ग्रहण के बारे में? क्या वही देखने को मिला जो पढ़ा था क्लासरूम में? हाँ। क्या उसके सूर्य ग्रहण की क्या खबर है आपके पास? क्या पढ़ा था आपने सूर्य ग्रहण में? कि मून बीच में आ जाता है। तो कितना अभी आपने देखा तो कितना मून सूर्य को कवर किया? हाफ हो गया है, पूरा हाफ हो गया। आपने भी देखा उसको? हाँ। क्या कहेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में? सूर्य अभी वो है ना, वो ऐसे मून जैसा लगने लगा है अभी सन। तो रिंग ऑफ फायर जैसा तो नहीं देखने को मिल रहा अभी? नहीं अभी नहीं दिख रहा है। नहीं अभी अभी जैसा दिखता नहीं है। हाँ, वो पूरा कवर अप हो जाएगा मुझसे, फिर वो रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। 9:22 को टाइम 9:22 को हो जाने वाला है। यहाँ पर हालांकि रिंग ऑफ फायर पूरी तरीके से नहीं देखेगा। बच्चे यहाँ इत्मीनान से देखने के लिए तैयार हैं कि क्या पूरी तरीके से रिंग ऑफ फायर होगा, लेकिन अहमदाबाद में वो इतनी तस्वीरें साफ नहीं होगी। तकरीबन 95% तक या 93% तक ये यहाँ पर कवर करेगा सूर्य को चांद। लेकिन रिंग ऑफ फायर अगर देखने को है तो साउथ भारत में हम अगर चलते हैं तो वहाँ पर साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अनूप आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर स्कूली बच्चे आए हैं और उनको ये सूर्य ग्रहण देखने का प्रबंध यहाँ पर किया गया है साइंस सिटी की ओर से। और ये आप देख सकते हैं कि कई बच्चे हैं जो अभी हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप जो है उनकी मदद से, चूँकि ये जो सूर्य ग्रहण है आम दिनों में भी हम सीधे सूर्य को नहीं देखते, ऐसे में आज जब सूर्य ग्रहण ज़्यादा है तो वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि सूर्य ग्रहण को सीधी या कहें कि असीधी तरीके से देखना नहीं चाहिए। साइंटिफिक तौर पे ही उसको देखना चाहिए। उसके लिए जो व्यवस्था की गई है ग्लासेस जो हैं उसके लिए, हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट नरोत्तम साहू है। सर, 57 साल बाद ये पहले देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास बात है आज सूर्य ग्रहण? देखिए आज का वो जो लंबा टाइम तक दिखेंगे, 8 बजे से 11 बजे तक आप देख रहे हैं। एंड हमारा यहाँ पे आसमान इतना क्लियर है कि मैंने फ़ोटो ले सकते हैं, यहाँ पे इतना नज़ारा ले सकते हैं। एंड 60-70% तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड जैसे जैसे 8 से 11 बजे तक सन का हॉराइजन से ऊपर आएंगे एंड इतने के साथ हमारा वो ग्रहण का मैंने प्रकाश ज़्यादा बढ़ेगा। तो हर 11 बजे तक आपका एक्साइटमेंट बढ़ के रहेगा। ऐसा नहीं कि वो ढक जाएगा, ऐसा होगा। तो 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे में आपका एक्साइटमेंट। रिंग ऑफ फायर के अहमदाबाद में देखने को मिलेगा या देश में कहीं पर देखने को मिलेगा? नहीं, रिंग ऑफ का फायर ये हमारा टोटल जो एनुअलिटी इनको पात होता है उसमें हम लोग नहीं है। ये 8 बजे से शुरू हुआ, सऊदी अरब से शुरू करके गल्फ कंट्री होकर के
बिल्कुल जनक, तो रिंग ऑफ फायर तो प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है अहमदाबाद में। और दो तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं दुबई से, क्योंकि वैज्ञानिक ने जो बता रहे थे, जब जनक बात कर रहे थे कि सऊदी अरब से ये शुरू हुआ है, और ये दुबई की तस्वीरें देखिए, क्योंकि जो ये सूर्य ग्रहण है ये दुनिया के कई देशों में दिखाई दे रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी कवरेज। और दुबई से सीधी तस्वीरें आप देखिए कि ये जो आकार है एक तरह से रिंग का आकार है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है रिंग ऑफ फायर। और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, यानी कि अगर आप बाहर हैं तो आपको सीधे सूर्य को नहीं देखना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए इसको देखने के लिए। और ये 3 घंटे तक लगभग चलेगा। अलग अलग समय है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में। दुबई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम मुंबई चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर, हमने अहमदाबाद की तस्वीरें देखी, हम दुबई की तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि बादल हैं मुंबई में, ऐसे में लोग ग्रहण नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या मुंबई में बादल छटे हैं? देखिए जसप्रीत, अभी भी सूर्य की बादल के साथ लुका छिपी लगातार चल रही है। हालांकि इस दौरान थोड़ी सी झलक जरूर देखने को मिली, और झलक में ये देखने को मिला कि आधा सूर्य जो है, जो सूर्य ग्रहण का है, आधा सूर्य वो उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग जो विशेष गॉगल नेहरू तारांगण की तरफ से बनाया गया है उसके जरिए आधा तस्वीर जो सूर्य की देखने को मिली, यानी चंद्रमा जो है वो आधे के हिस्से में आ चुका है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं। आप बताइए कि पूरा दिख नहीं रहा है, लगातार जो है बादल है, और जिस तरह से बादल दिख रहे हैं उससे लगता नहीं कि रिंग ऑफ फायर दिखेगा। रिंग ऑफ फायर मुंबई से दिखने वाला भी नहीं था, वो दक्षिण भारत से दिखने वाला था। पर हम देख सकते हैं अभी धीरे धीरे वो फिर से साफ हो रहा है। हमने देखा 20 मिनट के लिए आकाश साफ था, और हमने लोगों के लिए स्पेशली ऐसे गूगल्स बना के रखे हैं जो हम उनको दे रहे हैं। तो अभी फिर से वो गूगल से देख रहे हैं, और हमारे पास प्रोजेक्शन बॉक्स भी है, तो हम उनसे लोगों को प्रोजेक्शन मेथड से भी दिखा रहे हैं। जसप्रीत, यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया गया है, अगर थोड़ा सा भी अगर दिखता है, अगर तस्वीर थोड़ी सी भी साफ होती है बादलों के बाद से, तो वो यहाँ पर इस प्रोजेक्शन के जरिए भी लोग देख रहे हैं। लेकिन लगातार जो लोग पहुंचे हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह हल्की तस्वीर तो दिख रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो वो रिंग ऑफ फायर देखने के लिए आए थे, हालांकि मुंबई में बता रहे हैं कि नहीं दिखेगा, लेकिन उसको देखने की कोशिश है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि फिर से जो है बादल छट रहे हैं, और बादल छट रहे हैं, और बादल छटने के चलते लोगों की जो फिर गॉगल लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। मेरे पीछे देखिए, जैसे ही हल्का सा बादल छटता है, सूर्य बाहर आता है, उस ग्रहण को देखने के लिए जो लोग हैं वो लगातार गॉगल, जो विशेष गॉगल है उसको लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं, हालांकि मुंबई में काफ़ी बादल छाए हुए हैं, अभी जिस जो स्थिति है इस बादलों की वो छटते हुए नहीं दिख रही है। और ऐसे में जो 9:22 से 20 से 9:30 के बीच का समय है वो जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी दौरान जो है एक बड़ा जो है रिंग ऑफ फायर देखने की बात है। तो ऐसे में लोग बिल्कुल दिवाकर, कुछ समय उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ये दुबई से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जो ये ग्रहण का इलाका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, रिंग का आकार है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। और दुबई में इसकी साफ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत में अगर हम मुंबई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो मुंबई में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण भारत में ये नजर आएगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप देखिए कि जो ये आकार है, जो यहाँ पर चमकता हुआ इलाका आपको नजर आ रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये दहकते अंगारे की तरह नजर आ रहा है। आग की रिंग इसे कहा जा रहा है। हम प्रियंका के पास चलते हैं, जो दिल्ली में कालका जी मंदिर में मौजूद हैं। प्रियंका, कालका जी ऐसा मंदिर है जहां पर कपाट खुले हुए हैं, वहां से क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? क्या वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल जसप्रीत, सीधा तस्वीरें आपको हम कालका जी मंदिर की दिखा रहे हैं। ये पूरे देश भर में बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 मंदिर, एक महाकाल का और ये कालका जी का, जो आज के दिन भी खुले हैं, और ऐसे में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये इस मंदिर की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य ग्रहण का धार्मिक अर्थ भी माना जाता है, उसकी धार्मिक महत्वता भी मानी जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि ग्रह जो है 6 ग्रह एक ही साथ होंगे, इस तरीके का संयोग भी काफ़ी सालों बाद बना है। ऐसे में राशियों पर भी इसका असर पड़ता है, और इसी के चलते कालका जी मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ के जो महंत हैं, पुजारी हैं, वो एकांत जप में लग गए। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होंगे, जो कि सूर्य के प्रभाव को कम करने के लिए, जो ग्रहण का प्रभाव है उसको कम करने के लिए और फलदायी उसको बनाने के लिए यहाँ पर होंगे। अगर अभी फिलहाल की तस्वीरों की बात करें तो लगातार श्रद्धालु जो यहाँ पर हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि कालका जी मंदिर है, यहाँ पर किसी भी तरीके से सूर्य ग्रहण को देखने का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप ऐसे वक्त में सूर्य को नहीं देखते हैं। ये भी माना जाता है कि आप इस वक्त कुछ सेवन ना करें, खाना पीना इस वक्त नहीं किया जाता है,
है, जब तक कि ग्रहण का समय चल रहा है, ये समय उपयुक्त माना जा रहा है जब तक के लिए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जब ये मोक्ष इस ग्रहण का हो जाता है, जब ग्रहण खत्म हो जाता है, उस वक्त दान करने का बहुत महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। तो फिलहाल मंदिर की अगर बात करें तो जब तक यहाँ पर चल रहे हैं, थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान शुरू होने वाले हैं। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हम अहमदाबाद चलते हैं जनक के पास, जो साइंस सिटी में मौजूद है। जनक, आपके आसपास स्कूली बच्चे हैं और साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक क्या साजो सामान लेकर वहां पर पहुंचे हैं, जरा बताइए और उनसे बातचीत करिए। जनक, आप सुन पा रहे हैं? जनक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की और दुबई की तस्वीर। आप देखिए कि अहमदाबाद में भी ये नज़ारा दिख रहा है। सुबह 8 बजे के लगभग यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हुआ था और 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसे पूर्ण ग्रहण तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। 1962 के बाद ऐसा संयोग बना है, 57 साल बाद। जनक के पास हम चलते हैं। जनक, क्या तस्वीरें हैं और वैज्ञानिक क्या साजो सामान लेकर पहुंचे हैं? बिल्कुल जसप्रीत, मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाई रिजोल्यूशन स्काई वॉचर जो टेलीस्कोप है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और भीड़, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे जो क्लास रूम में अब तक सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं, टीचर जो उनको पढ़ाते हैं, वो आज उनको सीधे तौर पे रूबरू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप छात्र हैं, टीचर्स हैं, सब लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। क्या कुछ वो देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ये हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट हैं, अभी वो देख रहे हैं टेलीस्कोप से कि क्या। आइए आपसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? जैनिल। जैनिल, क्या देखा? अभी मैंने एक मून देखा जो सी सर्कल्स में है। तो क्या अब इसको क्या कहेंगे आप? क्या पढ़ा था क्लासरूम में अभी तो मैंने सोलर एक्लिप्स ही देखा है। तो ये पढ़ा था सोलर एक्लिप्स के बारे में पहले बुक्स में? तो बिल्कुल जनक, जो बच्चों ने क्लास में पढ़ा था उसी को अब वो यहाँ पर देख भी पा रहे हैं और स्कूलों से बड़ी तादाद में बच्चे पहुंचे हैं। हम लौटेंगे आप तीनों के पास, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के चूरू में जर्जर हो चुकी एक पानी की टंकी को धमाके के जरिए गिरा दिया गया। बताया गया कि 1963 में बनी इस टंकी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसके कभी भी गिरने का खतरा था, जिसकी वजह से टंकी को गिराने का फैसला लिया गया। करीब 50 फीट ऊंची इस पानी की टंकी को विस्फोटकों का इस्तेमाल कर ढहा दिया गया। टंकी के गिरने से आसपास मौजूद मकानों को नुकसान न हो, इसीलिए इसे मशीनों के बजाय पूरी तैयारी के साथ धमाके के जरिए गिराया गया। टंकी के गिरते ही वहां से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा। पानी की ये टंकी एक रिहायशी इलाके में बनी हुई थी और इसके आसपास कई मकान थे। टंकी की जर्जर हालत की वजह से इसके गिरने का लगातार डर बना हुआ था। आसपास में मकान भी हैं, तो सभी डरे हुए रहते थे कि कहीं ये नुकसान न कर दे। जर्जर टंकी को गिराने के समय किसी को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वहां सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। बताया गया कि आतंकी संगठन कई दिनों से तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों का अलर्ट मिलते ही पूरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पुलिस ने हाईवे और शहर के संवेदनशील इलाकों में गाड़ियों की तलाशी भी ली। इस दौरान कई इलाकों में पुलिस के जवान तैनात दिखे। सभी वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, उनकी गाड़ियों की तलाशी हो रही है, डिक्कियों की तलाशी हो रही है। साथ ही अयोध्या में प्रवेश लेने वाले हर व्यक्ति को सघन चेकिंग अभियान से होकर गुजरना पड़ रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अलर्ट के बाद राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। हम लोग जो है इसमें जो है ना प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कोई भी अवांछनीय व्यक्ति या वस्तु प्रवेश न कर सके। अयोध्या में ये चौकसी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया संदेश पकड़े हैं जिनसे अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का पता चला है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पकड़े गए संदेशों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की आवाज़ है और एक संदेश में वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले करने का आदेश देते हुए सुनाई दिया। एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए भेजे गए इन संदेशों की जानकारी खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा दी, जिसके बाद अयोध्या और उसके आसपास की सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
गुजरात के सूरत में करीब 50 लोग एक बड़े झूले में फंस गए, जिनको बचाव दल की मदद से रेस्क्यू किया गया। ये लोग झूले में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से हवा में ही लटक गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव की टीमों को वहां भेजा गया और झूले में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की गई। हादसा तब हुआ जब वहां एक मेले में लगे बड़े से झूले में कोई खराबी आ गई और उसने घूमना बंद कर दिया। झूला रुकने की वजह से 25 लोग तकरीबन 150 फीट की ऊंचाई पर ही लटक गए। ये लोग काफी देर तक वहीं फंसे रहे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इनको वहां से निकालने की कोशिश शुरू की। रेस्क्यू ऑपरेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद ली गई, जिसके जरिए ऊपरी हिस्से में फंसे इन लोगों को किसी तरह वहां से निकालकर नीचे लाया गया। बचाव दल ने एक एक कर झूले में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शीतलहर का सितम झेल रहे जम्मू कश्मीर में 40 दिन के चिल्ले कला ने असर दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में सर्दी के सबसे मुश्किल दिनों की शुरुआत हो चुकी है और यह टॉर्चर अब 40 दिन तक लोगों को सहना पड़ सकता है। इन दिनों में जम्मू कश्मीर में तापमान खतरनाक स्तर तक नीचे चला जाता है और हालात हर मिनट हर सेकंड इम्तिहान लेते हैं। यह इम्तिहान 40 दिन तक चलता है और इन 40 दिनों में जम्मू कश्मीर का कोना कोना जम जाता है। नदियां, झरने और झीलों का पानी बर्फ हो जाता है और यह होता है सर्दी के सबसे मुश्किल दौर चिल्ले कला के दौरान। जम्मू कश्मीर में इस दौर की शुरुआत हो चुकी है, मतलब सर्दी के सबसे मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं। पहलगाम में तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। वहां एक पाइपलाइन फटने की वजह से जो पानी ऊपर की तरफ निकल रहा था वो जम गया। जमा भी ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री बन गया हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चट्टान है, बर्फ की चट्टान बोलिए या एक बड़ा सा आइसकिल बोलिए, ये हवा में खड़ा हुआ है क्योंकि हवा में पानी जो नीचे आ जाता है ऊपर से नीचे तक वो फ्रीज हो जाता है और इस तरह के नज़ारे यहाँ पे बनते हैं। हालांकि यहाँ पे रिस्की हो सकता है ये अगर ये कमज़ोर होता, लेकिन इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त इसके ऊपर हूँ और कोई भी असर इसको नहीं हो रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बर्फ़ की चट्टान पे नहीं बल्कि पत्थरों की चट्टान पे हूँ। पहलगाम में तापमान -14 डिग्री तक पहुंच गया। -14 डिग्री मतलब शरीर में बहने वाला खून भी जम जाए। सर्दी के इस टॉर्चर में पूरा इलाका बर्फ से लद गया। पानी की पाइपलाइन फटने से जगह जगह बर्फ की सिल्लियों जैसा नजारा दिखाई दिया। कश्मीर में कितनी ठंड है इस स्पॉट से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हम उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे चलता हुआ पानी या उड़ता हुआ पानी फ्रीज हो गया है हवा में। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे नल की पाइप फट गई, वहाँ से पानी ऊपर जा रहा था, लेकिन सर्दी इतनी होती है रात के दौरान ये जमना शुरू हो जाता है और ये नज़ारा बन जाता है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम बढ़ने से पीने के पानी की समस्या बढ़ गई और बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा कई इलाकों में झरने भी जम चुके हैं। एक ऐसा ही झरना पहलगाम में बर्फ होता नजर आया। झरने से पानी गिरते हुए हवा में जमने लगा। ये ठीक ऐसा है जैसे आप पौधों में पानी डाल रहे हों और वो हवा के संपर्क में आते ही जम जाए। पहलगाम की यही तस्वीरें जम्मू कश्मीर में चिल्ले कला यानी सर्दी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने की घंटी बजा रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में आजकल कितनी सर्दी है। -14 डिग्री के करीब यहाँ इस एरिया में टेम्परेचर है। ये द्रंग का इलाका है, गुलमर्ग के साथ में पड़ता है। पहलगाम ही नहीं, गुलमर्ग भी बर्फ के पहाड़ों से लद गया है और ये हालात आने वाले दिनों में और तेजी से खतरनाक होंगे क्योंकि गुलमर्ग में तापमान -15 डिग्री तक तो जा ही चुका है। जिस तरह पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ शीतलहर चल रही है, उससे कई राज्यों में ठंड के रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में तो 1997 के बाद यानी 22 साल बाद ऐसा हो रहा है जब लोग लगातार पड़ने वाले ठंडे दिनों का सबसे लंबा दौर महसूस कर रहे हैं। और मौसम विभाग का अनुमान है कि ये दौर 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसा हुआ तो 1997 के बाद दिल्ली में ये लगातार पड़ने वाले ठंडे दिनों का सबसे लंबा दौर होगा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार की सुबह आज का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जो कि कल के मुकाबले थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन सर्दी से लोगों को राहत नहीं मिली है। कई बार कई सालों में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हम लोग द्वारका से आए हैं तक साइकिल चलाते हुए, लेकिन हालत बड़ी खराब है। ये फ्रीजिंग हो रहे हैं हाथ और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं आ रहा है, मुंह से धुआं आ रहा है। दिल्ली में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। विजिबिलिटी 400 मीटर तक पहुंच चुकी है। सुबह के वक्त तो अक्षरधाम मंदिर घने कोहरे की चादर में दुबका नजर आया। इंडिया गेट पर भी इसका असर दिखा। इससे पहले इतनी सर्दी दिसंबर में पड़ती नहीं थी और जनवरी तक फील करते कि हाँ सर्दी आएगी, बट दिसंबर में इस बार इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों की तरफ से चल रही शीतलहर दिल्ली की ठिठुरन बढ़ा रही है। ऐसा कई साल बाद हो रहा है जब दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर सबसे कम है। और इसी वजह से मौसम विभाग ने 1997 का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई। 1997 में दिल्ली ने ऐसी ही ठंड महसूस की थी।
तब 13 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 4 डिग्री कम बना रहा था और अब 22 साल बाद ऐसा हो रहा है जब 12 दिन गुजर चुके हैं लेकिन दिल्ली के सर्द मौसम में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली में पिछले 12 दिन से अधिकतम तापमान औसतन 15 डिग्री और न्यूनतम तापमान औसतन 6 डिग्री पर बना हुआ है। यही नहीं, सर्दी के इस दौर की सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस साल दिल्ली में 1997 की ठंड का रिकॉर्ड टूट सकता है और अगर ऐसा होता है तो लोगों की मुश्किल बढ़ जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों की मुश्किल बढ़ी हुई है क्योंकि पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। ऊपर से कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। लखनऊ में तो तापमान 14 डिग्री रहा, विजिबिलिटी भी 500 मीटर दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ में ठंड बढ़ गई है, जो तापमान है वो काफी गिर गया है और आप देख सकते हैं कोहरे की चादर से जो विधानसभा है वो ढक गया है। लखनऊ के अलावा कानपुर में भी शीतलहर का असर दिखा। जमा देने वाले इस मौसम को देखते हुए मंदिरों में मूर्तियों को शॉल उड़ाई गई। मूर्तियों के पास एक गर्म ब्लोअर भी जला दिया गया। इसके अलावा भवन में अलाव के लिए एक तसला भी रख दिया गया ताकि देवी देवताओं को सर्दी के सितम से बचाया जा सके। भोग में परिवर्तन के लिए कि जो इस प्रकार से काजू बादाम का सबका भोग लगाया जा रहा है और इस तरह से कि भगवान को भी तरल पदार्थ दिया जाए, गर्मी रहे। गोरखपुर से लेकर आगरा तक लोग ठंड के टॉर्चर से जूझते नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये टॉर्चर आने वाले कुछ और दिन जारी रहेगा, जिसका विजिबिलिटी पर भी असर पड़ेगा। सर्दी के इस सितम को देखते हुए हरियाणा में तो सभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ भी पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से ठिठुर रहा है और अनुमान है कि फिलहाल लोगों को इससे राहत नहीं मिलने वाली। चंडीगढ़ में तो लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते दिखे। जो लोग अपने काम से घरों से निकल रहे हैं बाहर, वो इस तरह से आग जलाकर हाथ सेक कर किसी तरह से सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कितनी ठंड पड़ रही है? धूप नहीं निकली है पंजाब में, चंडीगढ़ में? काफी दिन हो गई, बहुत दिन हो गए सूर्य देवता के दर्शन किए हुए। चंडीगढ़ ही नहीं, हरियाणा भी ठंड से ठिठुरने को मजबूर है। राज्य सरकार ने तो वहां ठंड को देखते हुए 26 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दे दिए। यूपी के अयोध्या में पुलिस ने सेंटा की तरह ड्रेस पहनकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को गुलाब के फूल भेंट किए। वहां पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये अनोखी पहल की थी। पुलिस कर्मियों ने सेंटा क्लॉज बनकर लोगों को ट्रैफिक नियम समझाए। इस खास अभियान के लिए कई पुलिसकर्मी सेंटा क्लॉज के वेश में सड़कों पर उतरे और ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया। सेंटा कह रहा है हेलमेट लगा के चलो, ट्रिपलिंग ना करो। पुलिस वालों ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को फूल दिए और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। हेलमेट लगा लीजिएगा, ठीक है? सेंटा क्लॉज बने पुलिस वालों ने बच्चों को टॉफी और टोपियां भी बांटी। ये कार्यक्रम कराया गया जिससे लोगों में जागरूकता फैले, लोग हेलमेट पहने और अपना जीवन सुरक्षित करें। इस बीच लोगों ने भी ट्रैफिक नियमों के पालन करने का भरोसा दिया। उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में फर्जी मैसेज और फर्जी वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि मुखर्जी नगर इलाके में एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस अधिकारी शाम के वक्त वहां के लोगों को 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक बाजार, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर बंद करने की बात कह रहे हैं। लोग डायरेक्शन दे रहे हैं सारे पीजीज वालों को, खाने वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को, लाइब्रेरी वालों को और कोचिंग वालों को 24 की शाम से सभी लोगों को सबके सब बंद हो जाएंगे। सब लोग अपने टिकट करा लो, अपने घर चले जाओ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को पुलिस ने फर्जी बताया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके के कई कोचिंग सेंटरों पर दिल्ली पुलिस के नाम से पर्चे भी चिपकाए गए और उन पर 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोचिंग सेंटरों को बंद रखने की बात कही गई। यहाँ पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलते हैं, लगभग 100 से ज्यादा यहाँ पर हॉस्टल्स हैं, छात्र अलग अलग जगह से यहाँ रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद किया गया है। इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने दिल्ली पुलिस पर कोचिंग सेंटरों को जबरन बंद कराने और बंद नहीं करने पर धमकी देने का आरोप लगा दिया। 2-3 दिन पहले से इन्होंने पीजी को बंद करवाना शुरू किया था और कल पूरी तरह से इन्होंने कोचिंग को जाके बोला कि आप लोगों को बंद रखना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर सर नहीं बंद होगा या कोई नोटिस से बोला नहीं आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह की धमकियां भी थी। मुखर्जी नगर इलाके में IAS की परीक्षा के लिए कई कोचिंग सेंटर हैं जिनमें अलग अलग शहरों से छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद वहां के सारे कोचिंग सेंटर और हॉस्टल बंद करा दिए गए, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी दूसरे शहरों से आए उन छात्रों को उठानी पड़ रही है जो हॉस्टलों में रहते हैं। पढ़े ना, आप कहीं घर चले जाए, मध्य प्रदेश से आता हूँ मैं, इंदौर से रहने वाला, बताओ कहाँ पे चले जाऊँ मैं, 1 हफ्ता लगेगा आने में, 1 हफ्ता जाने में। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है
कि दिल्ली पुलिस हर साल 2 से 3 दिनों के लिए कोचिंग सेंटरों को बंद कराती थी, लेकिन इस बार 8 दिनों के लिए सब कुछ बंद कराया गया है। इन्होंने 8 दिन के लिए बंद करवाए हैं। थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई का तो सोचना था ना आप लोगों को। इन लोगों को कि ऐसे नहीं चाहिए था। क्या ये हर साल बंद होती है? हर साल होता है 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मगर इस बार ये 8 दिन के लिए इन्होंने करवाया बंद। यही नहीं, लोगों ने सोशल मीडिया पर पुलिस के नाम से वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी मानने से भी इनकार कर दिया। अच्छा ठीक है, कोचिंग आपने बंद करा दिया तो आप पीजी आपने जो बंद करवा दिया तो बच्चा जाएगा कहाँ? अभी कहीं टिकट नहीं हो रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है बिल्कुल सच ही हुआ है, उसमें कहीं कोई भी झूठ नहीं है। पुदुचेरी के सीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किरण बेदी को तुरंत वापस बुलाने की मांग की। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने उपराज्यपाल किरण बेदी पर राज्य सरकार के फैसलों में बाधा डालने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किरण बेदी को तुरंत वापस बुलाने की मांग की। बीजेपी नेता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने विपक्ष पर नागरिकता कानून और एनपीआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विनय सहस्त्रबुद्धे ने दावा किया कि संसद से पास कानून सबके लिए एक है और सब पर लागू होगा। संविधान में जो बातें हैं उसको तो हर राज्य को मानना पड़ेगा। हर राज्य का कोई अलग संविधान थोड़ा ही है। बिहार के गोपालगंज में हत्या का आरोपी एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में एक बाघिन की लाश मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राजस्थान के कोटा में 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए माइनिंग इंजीनियर के घर से एसीबी की तलाशी में करीब 17 लाख कैश और करोड़ों के निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए। गुजरात के सूरत में तकनीकी खराबी आने के बाद झूले पर फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से एक-एक कर नीचे उतारा। चीन के हुइजोंग में सर्दियों के मौसम का स्वागत करने के लिए लोगों ने -50 डिग्री से भी कम तापमान में जश्न मनाया। इस शहर को चीन का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, जहां तापमान इतना गिर गया कि उबलता हुआ पानी भी हवा के संपर्क में आते ही जम गया। चीन के इस शहर का तापमान -53.2 डिग्री तक पहुंचा तो करीब 1000 लोग एक बर्फीले मैदान में जश्न मनाने पहुंच गए। उन सबके हाथों में गर्म पानी से भरे ग्लास और कटोरियां थी। जैसे ही उन्होंने पानी को हवा में उछाला तो वो जम गया। उन्होंने ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार किया। ड्रोन कैमरे से भी इस जश्न का वीडियो बनाया गया, जिसमें लोग इस तरह खड़े थे कि -53.2 डिग्री सेल्सियस जमीन पर लिखा हुआ दिख रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे हवा में बादल के छोटे छोटे टुकड़े बन गए। आमतौर पर पानी को हवा में उछालने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन चीन के इस शहर में उबलता पानी जमीन तक नहीं पहुंचा और हवा में ही जम गया। बताया गया कि चीन के हुइजोंग शहर में न्यूनतम तापमान पहली बार -53 डिग्री तक पहुंचा है। इससे पहले वहां -45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। तो आज साल का सबसे बड़ा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। कई इलाकों में ये नजर भी आ रहा है, खासकर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये नजर आ रहा है। और जो ये सूर्य का आकार नजर आ रहा है, इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। ये आकार जो है अंगूठी की तरह बन रहा है, दहकती अंगूठी की तरह बन रहा है और इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, यानी कि हाई रेजोल्यूशन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं वो सीधी आंखों से सूर्य को ना देखें, क्योंकि उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं। हालांकि धार्मिक आधार भी हैं। ज्योतिष बता रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और दुनिया के कई देशों में यह ग्रहण इस वक्त नजर आ रहा है। समय अलग अलग है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली में यह ग्रहण 10:57 तक रहेगा। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में ये नजर आएगा। अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर बादल छाए हुए हैं, ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये पूर्ण सूर्य ग्रहण तो नहीं है। जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ जाती है तो ये ढक जाता है और ये दहकती अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। दक्षिण भारत में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसका महत्व भी है। जो स्कूली बच्चे हैं वो कई इलाकों पर पहुंचे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप का इंतजाम किया है जिसके जरिए वो सूर्य को देख पाए। ये आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और इसे संयोग कहा जाएगा, क्योंकि कहा यह गया है कि जब चंद्रमा, सूर्य और धरती तीनों एक ही सीध में आते हैं तो ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और 1962 में ऐसा हुआ था। 57 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। खूबसूरत नज़ारा है और लोगों में उत्सुकता भी है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस समय
परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो ज्योतिष बता रहे हैं कि खाना पीना नहीं चाहिए, हालांकि वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जैसा आप काम करते हैं, जो आपकी दिनचर्या रहती है, उसी तरीके से आगे बढ़िए, लेकिन खुली आंखों से इसे मत देखिए, नंगी आंखों से इसे मत देखिए, बल्कि हाई रेजोल्यूशन ग्लासेस का इस्तेमाल करिए अगर आप बाहर हैं और सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, और अब दुबई की अगर हम बात करें तो वहां पर ये नजर आ रहा है, बादल भी हैं, और ये देखिए धीरे धीरे जो आकार है वो कुछ जगह पर छोटा होता जा रहा है, और ये रिंग की आकार है, गोला है, रिंग का आकार है, ऐसे में दहकते अंगारे की तरह ये नजर आ रहा है। बेहद खूबसूरत नज़ारा 4 तस्वीरों के जरिए अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग इलाकों में ये नज़र आ रहा है। जो भारत में अलग अलग शहर हैं वहाँ पर समय सबका अलग है और लगभग 3 घंटे तक ये ग्रहण चलेगा। इसको लेकर के खास तैयारियां पहले से ही की गई थी, और इससे पहले ये ग्रहण 2 बार इस साल यानी कि साल 2019 में देखा जा चुका है, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रहण कहा जा रहा है और आखिरी है, क्योंकि 2019 समाप्त होने में कुछ समय ही बाकी है। ये आप देखिए, ये जो आकार है ये अब बादलों के बीच में, और जब चंद्रमा की छटा इस पर पड़ जाती है तो सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए इसे सोलर एक्लिप्स जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और इस नज़ारे को देखने के लिए, इन तस्वीरों को देखने के लिए कई लोग पहुंचे हैं और वैज्ञानिक भी पहुंचे हैं। वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे बड़ी कवरेज है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो अलग अलग शहर हैं, इलाके हैं, वहाँ पर अलग नज़ारा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा। 1962 के बाद 57 साल बाद ऐसा संयोग बना है, और जब सीधे एक लय में आते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसमें यह कहा गया है कि खास ख्याल रखा जाता है और इसका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन देश में अलग अलग मान्यताएं हैं इस ग्रहण को लेकर। वैज्ञानिक सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इसमें एहतियात बरते, जो आप काम करते हैं वैसे ही काम करते रहिए, लेकिन खुली आंखों से मत देखिए। कुछ लोग टीवी का सहारा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं इस सूर्य ग्रहण की। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से इसमें चंद्रमा की छटा नहीं पड़ी है, लेकिन काफी हिस्से को चंद्रमा ने ढक लिया है। जनक दवे हमारे साथ है अहमदाबाद से, जो सुबह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। जनक, बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे पहुंचे हैं, साइंस सिटी में आप मौजूद हैं। वैज्ञानिकों से जरा बातचीत करिए, अगर संभव हो उनसे पूछिए कि वो जो सामान लेकर पहुंचे हैं और क्या महत्व है इसका वैज्ञानिक दृष्टि से। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे जो साइंस सिटी के हेड हैं और सीनियर साइंटिस्ट हैं नरोत्तम साहू, उनसे बात करते हैं। सर, पहले जानना चाहेंगे, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, आज का जो सूर्य ग्रहण 57 साल बाद लंबे देखा, क्या इसका असर रहेगा साइंटिफिक तरीके से, इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण तो आज का सबसे लंबा टाइम तक दिखाया है। एंड सेकेंड पार्ट है, ये एक सूर्योदय के साथ हो रहे हैं, एंड जैसे 11 बजे तक सूर्य हमारा हॉराइजन के ऊपर में आएंगे, तब तक इक्लिप्स का प्रभाव भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स वो बता सकते हैं कि वो 3 घंटे के बहुत बड़ा एपिसोड जैसा है, प्रीमियर चल रहे हैं हमारे आसमान में। एंड सबका उत्साह एंड सबका जो आग्रह को पकड़ करके रखा है, क्योंकि अभी भी देखेंगे ना, अभी भी वो क्रेसेंट मून जैसा दिखते हैं, एंड 11 बजे तक ऐसा रहेगा। तो इसी के देखेंगे तो साइंटिफिकली ये इस तरीके में जो हमारा सन का अंदर का जो रिसर्च करने के लिए, ये जो हार्डकोर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, ये लोग इनका ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। इनका अंदर का क्या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन किस तरीके से चल रहे हैं, वहाँ से कैसे सोलर फ्लेयर निकलेगा, सन का हमारा कितना एज होगा, क्योंकि सन भी एक स्टार है, ये भी काफ़ी एक इनका लाइफ पीरियड होता है। तो इसी के साथ हमारा सोलर सिस्टम का क्या रिलेशन होता है, यूनिवर्स में क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, हमारा सन मून एंड इनका डिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है। तो ये इसका एक तरफ से ये बिल्कुल जनक, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिल रहा है और वैज्ञानिक इसको रिसर्च के तौर पर भी देख रहे हैं। हम प्रियंका के पास चलते हैं जो दिल्ली के कालका जी मंदिर में मौजूद है। प्रियंका, कालका जी मंदिर में क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं, क्योंकि कालका जी ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पट खुले हुए हैं।
जी बिल्कुल जसप्रीत, कालका जी मंदिर के आज कपाट खुले हुए हैं। दिल्ली में किसी और मंदिर में ये नहीं होता है, देश भर में सिर्फ 2 मंदिरों में होता है, महाकाल और कालका जी मंदिर। यहाँ तस्वीरें आपको दिखाने की यज्ञशाला जो है वहाँ तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। जैसे ही मध्य समय होगा, जो सूर्य ग्रहण का मध्य समय माना जाता है, 9:37 से 9:40 के बीच का समय बिल्कुल मध्य समय होगा। उस बीच यहाँ से जो यज्ञ है वो शुरू करा जाएगा और जो मोक्ष काल माना जाता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद दान वगैरह की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि तैयारियां पूरी यहाँ पर यज्ञ की हो चुकी हैं। महंत और मुख्य पुजारी का फिलहाल यहाँ पर इंतजार है, जिसके बाद मध्य समय में मुहूर्त देखकर इस यज्ञ को शुरू किया जाएगा। तमाम श्रद्धालु जो है वो आज भी मंदिर आ पा रहे हैं। ये योग इसलिए भी धार्मिक मान्यता ज़्यादा रखता है क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 6 ग्रह जो है वो एक साथ इस बार नजर आ रहे हैं, जो कि कई 100 सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे में राशियों पर क्या असर पड़ता है उसको लेकर पूजा अर्चना की जाती है। यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर। थोड़ी ही देर बाद हम तस्वीरें आपको लाइव दिखा पाएंगे जब यज्ञ यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हम लौटेंगे जनक और प्रियंका के पास। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुकानदार की बहादुरी की वजह से 3 लुटेरों को पकड़ लिया गया। ये लुटेरे वहां मौजूद एक ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट के इरादे से घुसे थे, जिनमें एक ने दुकान में घुसते ही वहां बैठे दुकानदार पर पिस्तौल तान दी और उसने इसी बीच वहां रखे एक पर्स को भी उठा लिया। लेकिन तभी दुकानदार खड़ा होकर लुटेरों का विरोध करने लगा, जिसके बाद पिस्तौल से लैस लुटेरे ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, जबकि उसके दूसरे नकाबपोश साथी ने अलमारियों से जेवर निकालने शुरू कर दिए। लेकिन तभी दुकानदार हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे से भिड़ गया। उसने लुटेरे को पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। दुकानदार को हावी पड़ता देख दूसरा लुटेरा भी उस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार ने उनको नहीं छोड़ा। झड़प के समय दुकान में रखी मेज और कुर्सियां तक गिर पड़ी। इसी बीच दुकान में मौजूद एक महिला मौका पाते ही वहां से भाग निकली और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लुटेरों को दबोच लिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार के बहाने उद्धव सरकार पर वार किया। खबर है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन इससे पहले ही अजीत पवार के बहाने बीजेपी ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गाडीवर पुरामध्ये शिवसेना पण होती, त्यामुळे हा शिवसेनेलाच विचारण्याचा प्रश्न आहे की अजितदादांबद्दल तुमच्या मनामध्ये आता ते भ्रष्टाचारी नाही आहेत असं झालंय का, असं त्यांना विचारण्याचा विषय। वहीं महाराष्ट्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने अजीत पवार का बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उनके पास कोई ऐसा डिटर्जेंट है, ऐसा कोई साबुन है कि वहाँ चले जाते हैं बीजेपी में तो हम साफ हो जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद उनको सब करप्ट नजर आते हैं। ये सब जो है जनता देख रही है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अजीत पवार पर खूब सियासत हुई थी। लेकिन 23 नवंबर को जब देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे, तब एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 केस बंद कर दिए थे। जानकारी के मुताबिक 2018 में एसीबी ने अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले से जुड़े कई मामले दर्ज किए थे और अजीत पवार के डिप्टी सीएम रहते दिए गए करीब 3000 टेंडर की जांच शुरू की। 2010 से 2012 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार को 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस साल नवंबर में फडणवीस सरकार में उनके दोबारा डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन बाद ही एसीबी ने सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 केस बंद कर दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का समर्थन करने के बदले अजीत पवार पर यह मेहरबानी की गई, जबकि एसीबी ने अजीत पवार पर चल रहे केस को वापस लेने की खबर को अफवाह बताया। और जब अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़कर गठबंधन का हिस्सा बन गए तो एक बार फिर सिंचाई घोटाले से जुड़े केस वापस लेने की कवायद शुरू कर दी गई। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यानी 27 नवंबर को एसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें अजीत पवार को इस मामले में बेकसूर बताया गया। भारतीय सेना ने अपने डॉग स्क्वाड की सुरक्षा के लिए खास उपकरण और बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, ताकि दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन के समय उन्हें नुकसान न पहुंचे और इन कुत्तों की सुरक्षा की जा सके। इसके लिए सेना के अफसर बीते 4 महीने से लगातार इन कुत्तों के शरीर पर इस डिवाइस को बांधकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस उपकरण की मदद से दुश्मन की हरकतों की निगरानी की जा सकती है। यही नहीं, ऑपरेशन के वक्त कुत्तों को सुरक्षा देने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी तैयार है, जिससे गोली लगने के बाद भी कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के नीमच में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई इमारतों को गिरा दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रशासन पर जानबूझकर उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया, क्योंकि प्रशासन ने कई मशीनों की मदद से अवैध तरीके से बनाई गई कई इमारतों को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया।
प्रशासन की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। आज अगर आपको अतिक्रमण ही हटाना है तो आप है जो एक लाइन से हटाइए, आप है जो कांग्रेस वालों को क्यों बख्श रहे? लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गुमटी माफिया हो, चाहे वो आपके भू माफिया हो, ये सारे माफिया को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। यही नहीं, बीजेपी ने राज्य सरकार पर अवैध कब्जा हटाने के नाम पर लोगों से वसूली करने का भी आरोप लगाया। कानपुर में एक दुकानदार लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से भिड़ गया। कानपुर में गहनों की दुकान में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से दुकानदार भिड़ गया, जिसके बाद तीनों बदमाशों को लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के एक जवान ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक आदमी को हादसे का शिकार लोगों से बचा लिया, जिसकी तस्वीर प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली की चाणक्यपुरी में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें घायल बाइक सवार की इलाज के समय मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ ने मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में इलाके के लोग शामिल हुए। बिहार के अररिया में एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी शरीक हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में सरकारी जमीन पर बने एक निजी स्कूल को प्रशासन ने मशीनों की मदद से गिरा दिया। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों में आधे से ज्यादा के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। विधायकों के कामकाज पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये जानकारी दी। एडीआर के मुताबिक हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीतने वाले 54% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने बताया कि कुल 81 विधायकों में 44 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और इनमें 34 विधायक तो ऐसे हैं जिन पर हत्या, रेप और अपहरण जैसे संगीन आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के 57% विधायकों के खिलाफ अलग अलग जगहों पर मामले चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के 48% और कांग्रेस के 50% विधायक भी गंभीर आरोपों से घिरे हैं। 50% से ज़्यादा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप आइडियली देखें तो एक भी नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर भुवनेश्वर में रह रहे 6 बांग्लादेशी सेक्स वर्कर को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास वीजा और पासपोर्ट कुछ भी नहीं था। इन्हें भुवनेश्वर के ही एक आदमी कोलकाता से लेकर आया था। किसी बात पर झगड़ा होने के बाद एक बांग्लादेशी महिला पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने आई, लेकिन तभी जांच में उसका आधार कार्ड फर्जी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक महिला, उनका एलिगेशन था कि एक होटल के कमरे में उनको 2 बंदे मिसबिहेव किए थे और असॉल्ट भी किए थे। वो केस में हमने 2 बंदों को फॉरवर्ड भी किया था। बाद में हमने जब इन्फॉर्मेंट जो लेडी के बारे में जब पता किया, पता चला कि वो बंगाल में कुछ देर से थे और बांग्लादेश से बंगाल आए थे इलीगली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इंदौर के लोगों ने देश की सबसे साफ बताई जा रही सड़क पर बैठकर लंच किया। नगर निगम ने 700 मीटर लंबी ये सड़क पलासिया चौराहे से साकेत नगर के बीच बनवाई, जो इतनी साफ है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता और आम लोग अपने घरों से टिफिन लेकर वहां पहुंचे और फुटपाथ पर बैठकर खाना खाया। लगातार 3 बार देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाने वाले इंदौर में ये सड़क लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए बनाई गई। इस सड़क पर लंच करके लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने इसकी तुलना यूरोप की साफ सुथरी सड़कों से कर दी। ऐसे रोड बनना चाहिए कि जहां अपन बैठ करके खाना खा सके। जिस प्रकार की सड़क हमको केवल यूरोप में और यूके को देखने को मिलती है, आज हमको यूरोप की याद आ गई। ये सड़क इसलिए भी खास है क्योंकि इस पर सेंसर वाले डस्टबिन लगाए गए हैं, जिनमें कचरा भरते ही इसकी सूचना नगर निगम के अफसरों को मिल जाती है। यही नहीं, लोगों के मनोरंजन के लिए सड़क किनारे 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा इंदौर की इस सड़क पर ऐसी कई सुविधाएं मौजूद हैं जो देश की किसी और सड़क पर नहीं है। इस सड़क के दोनों तरफ जो पौधे हैं उनको पुणे से लाकर यहां लगाया गया है। सड़क के किनारे साइकिल चलाने वालों के लिए अलग से ट्रैक बनाया गया है। इतना ही नहीं, सड़क पर फूड एटीएम लगाए गए हैं जिनमें लोग बचा हुआ खाना रख सकते हैं। इंदौर की इस सड़क पर नेकी की दीवार भी बनाई गई है, जहां लोग कपड़े रख देते हैं और जरूरतमंद अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सड़क पर कोई गंदगी न फैलाए, इसके लिए यहां 24 सीसीटीवी कैमरों के अलावा 4 गार्ड भी तैनात किए गए हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पहली समीक्षा बैठक आज सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पर बैठक करेगा। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी और दूसरे आला अधिकारी शामिल रहेंगे। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, कितनी अहम है ये बैठक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जाती है चुनाव की घोषणा से पहले, क्योंकि इसमें दिल्ली के जितने भी जिले हैं उनके जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जो IAS ऑफिसर होते हैं वो है, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे से पहली बैठक होगी जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि होंगे। वो बैठक आधे घंटे चलेगी। दूसरी बैठक दिल्ली के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होगी जिसमें 20 से 30 अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी तो रहेंगे ही, लेकिन बाकी तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। दिल्ली के प्रतिनिधि के साथ भी आज चुनाव आयोग की बैठक है और सबसे खास बात यह है कि 22 फरवरी कट ऑफ डेट है दिल्ली विधानसभा चुनाव को कराने की, और उससे पहले चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। अगले महीने की शुरुआत में यानी नए साल की शुरुआत में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है और एक चरण में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा, इस बात के भी आसार है। हालांकि दोनों चुनाव की घोषणा और कितने चरण में चुनाव कराया जाए ये तमाम बैठकों के बाद फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, तो काफी अहम है ये बैठक। नीरज, आप नजर